मैं ये कहना चाहूँ, आज 1-1.5 घंटा हम जिस बात पर चर्चा करेंगे, आप लोग भली भांति से समझते हैं कि आपकी जवाबदारियाँ क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं, और आप उसको भली भांति निष्पादित भी कर रहे हैं। थोड़े से चेंजेस यदि अपने आप में हम लेकर आते हैं, तो आप मान के चलिए जो कुछ आज आप हैं उस पर कहीं ना कहीं हम बदलाव करने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज़ है हमारा माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब होता है, एक प्रबंधक होने के नाते ये ज़रूरी है कि हम जिस संस्था में काम कर रहे हैं, मोबाइल अपने साइलेंट, सब लोग साइलेंट। माइंडसेट का मतलब ये कि आज जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं, सबसे पहले उस काम के बारे में हमको जानकारी है। उस काम के बारे में जानकारी है ना कि संस्था की जानकारी आ जाएगी। संस्था आपकी कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड है, सबको मालूम है ना। रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास में इसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन किस चीज़ का होता है? आपके उप विधियों का, बाय लॉस। इसने बड़ी उप विधियाँ अपने बाय लॉस कभी आपने खोल के देखे, पढ़े? नहीं पढ़े, कोई बात। देखिए, बाय लॉस जो है वो आपके सोसाइटी की आत्मा है या हार्ट है, जिसको हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर बायलॉज नहीं होंगे तो आप रजिस्टर्ड किस चीज़ के लिए होंगे, है कि नहीं? अगर बायलॉज नहीं बनाए जाते, वो बायलॉज ही तो आपने सबमिट किए और उसी आधार पर तो आपको रजिस्ट्रेशन हुआ है। रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। समिति का जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ, मान लो आपका 31 दिसंबर 89 को रजिस्ट्रेशन हुआ, तो इसका मतलब समिति का बर्थ डेट क्या हो गया? 31 दिसंबर। ये तो हुआ बर्थ डेट। लेकिन समिति की आत्मा क्या है? जो नियम जिसके आधार पर आप चलते हो वो है समिति की उप विधियाँ। तो उप विधियाँ पढ़ने की ज़रूरत थी, आपने नहीं पढ़ी, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। उप विधियाँ कुछ खास नहीं होती हैं। उप विधियों में सबसे पहले होता है कि संस्था का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए आपकी संस्था का गठन किया गया है। तो आपका कार्य क्या है? सबसे आपका मुख्य कार्य क्या है? किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है, फिर पीडीएस और प्रोक्योरमेंट और ये सब आपकी अन्य दीगर है। और मुख्य कार्य आपका ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पावधि के लिए कृषि साख आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करना कर्तव्य है। तो ये आपका संगठन का सबसे पहला उद्देश्य हो गया। फिर कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र मतलब आप जिस गांव में, जिस जगह आप कार्य कर रहे हैं, उसके बाहर जाके तो मेंबरशिप नहीं लेते ना। तो रिस्ट्रिक्टेड कार्य क्षेत्र है आपका, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, वॉटेवर वो जो गांव है, जो भी आपका है, तो आपका कार्य क्षेत्र उसमें लिखा हुआ रहता है कि बुल्ढाना समिति है, बुल्ढाना समिति है, उसका कार्य क्षेत्र ये रहेगा। मतलब विद इन दैट कार्य क्षेत्र आप अपने ग्राहकों से समव्यवहार करेंगे, यानी ऋण वितरण करेंगे, उनके डिपॉजिट्स लेंगे। बाहर का आदमी आके वहाँ पर नहीं कर पाएगा। तो ये कार्य क्षेत्र हो गया। नंबर 3, फिर अंश पूंजी। समिति की अंश पूंजी क्या होगी? अंश पूंजी आप जानते हैं, शेयर कैपिटल, शेयर है ना। तो शेयर कैपिटल भी 2 टाइप की होती है, एक नॉमिनल भी होती है। नॉमिनल है आपके यहाँ पर? नॉमिनल भी होती है, और एक आपकी मुख्य कार्य पूंजी होती है, अंश पूंजी होती है। तो कितनी आपकी अंश पूंजी रहेगी? उस अंश पूंजी से ज़्यादा आप शेयर इशू नहीं कर सकते। और अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो फिर अंश पूंजी को बढ़ाने के लिए पंजीयन को प्रस्ताव जाता है। तो जैसे आपकी 20 लाख रुपए अंश पूंजी है, अब धीरे धीरे कार्य बढ़ता चला गया, तो आपकी अंश पूंजी 20 लाख पूरी की पूरी आपने इशू कर दी। अब ज़रूरत है नए अंश पूंजी की, तो फिर आप तब तक नहीं ले सकते जब तक आपको पंजीयन की अनुमति नहीं मिल जाती। तो अपना एक प्रस्ताव पारित होता है आपकी एजीएम से और हो जाता है। तो ये हो गई आपकी अंश पूंजी। उसके बाद में वोटिंग राइट्स, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। वोटिंग राइट्स क्या है? जब एजीएम आपका गठन होता है तो एजीएम के बाद में किसको मतदान का अधिकार है? तो मजेदार चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप भी एक संस्था है और ऐसे ही पब्लिक लिमिटेड जो होती है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, नाम सुना है तो रिलायंस का? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के भी शेयर्स होते हैं, उसके शेयर भी आम आदमी परचेस करता है, जैसे कि आपके सोसाइटी के आपके किसान परचेस करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फर्क कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी एक्ट में ये है
कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक व्यक्ति एक मत, ये मेंबर है समिति के, इनके पास में 10,000 शेयर हैं, लेकिन इनका मत कितना होगा? कंपनी में अगर ये रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर होल्डर हैं, इनके 10,000 इनके पास में शेयर्स हैं, तो इनके वोट मालूम है कितने होंगे? 10,000 वोट होंगे। आप समझे मेरी बात को? कंपनी में जितने आपके पास में शेयर्स हैं उतने नंबर ऑफ वोट्स रहेंगे। तो एक आदमी, अगर मैं अकेला गया, मेरे पास में रिलायंस के 50,000 शेयर हैं, तो मैं 50,000 वोट डालूंगा, मतलब मैं जो एक बार में वोट डालूंगा उसकी कीमत कितनी रहेगी? 50,000। ये बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। दूसरी चीज, लिमिटेड कंपनी यानी रिलायंस के जो शेयर हैं वो एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाते हैं। मेरे पास में शेयर्स हैं, मैं आज उन्हें बेचना चाहता हूँ तो स्टॉक मार्केट में जाके उसको बेच दूंगा। आपके शेयर अहस्तांतरणीय हैं, आपके शेयर दूसरों को बेचे नहीं जाएंगे, वो कंपनी को सरेंडर, जो सोसाइटी को सरेंडर ही होंगे। ये बातें पूरी की पूरी आपके बायलॉज में लिखी है। अहस्तांतरणीय होगा, जैसे किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या होता है, उसके घर वाले आके वो शेयर सरेंडर करते हैं, उनका लड़का मेंबर बनता है, तो उनके लड़के को अपन वो शेयर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि पीछे लिख देते हैं कि ये शेयर तुम्हारे को। नो, कंपनी में ऐसा हो जाता है। कंपनी में जिसके पास में शेयर हैं, आज मेरे पास में 50,000 शेयर रिलायंस के हैं, कल सुबह मैंने वो शेयर बेच दिए, मान लो वो शेयर कलकत्ता के किसी आदमी ने खरीद लिए तो वो उसके हो गए, 2 दिन बाद किसी और ने खरीदे, उसके हो गए। तो ऐसे वो ओनरशिप चेंज होते रहती है, सोसाइटी में नहीं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट है मताधिकार। एक व्यक्ति एक वोट, और वहाँ पर जितने वोट, जितने आपके पास में शेयर, उतने आपके वोट। उसके बाद फिर आपके बायलॉज में आता है ऋण ग्रहण की पात्रता। आप जो लोन लेते हैं डीसीसीबी से, तो कितने टाइम आप ओन फंड्स का ले पाएंगे? ओन फंड्स यानी आपकी शेयर कैपिटल और आपका रिजर्व। शेयर कैपिटल आपके अंश पूंजी और आपके रिजर्व जो आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, उनका कितने गुना आप ऋण ग्रहण क्षमता आपकी निकाली जाती है, बोरोइंग पावर जिसको कहते हैं, है कि नहीं? ये उसमें लिखा रहता है। इसके बाद में डिफॉल्ट होने के ऊपर कार्रवाई, मतलब डिफॉल्ट होने की जो कार्रवाई है वो अपने एक्ट में दी हुई है, तो उसमें इतना ही लिखा हुआ है, राज्य सरकारी अधिनियम के अंतर्गत जो जो प्रक्रियाएं दी है उनका पालन किया जाएगा। कुर्की कैसे होगी, नीलामी कैसे होगी, वो सब चीज़ें, पर वो बायलॉज का पार्ट है। अंकेक्षण कब ड्यू होगा, अंकेक्षण किससे कराया जाएगा? अभी कुछ साल पहले तक आपके यहाँ पर नियम चेंज हुए थे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से अंकेक्षण कराया जाएगा। हम सीए से कराते थे, कराया आप लोगों ने सीए ने? फिर नियम चेंज होगा, फिर डिपार्टमेंट के लोग आ गए। तो ये चेंज कहाँ से हुआ? एक्ट में चेंज हुआ, लेकिन एक्ट में चेंज होने के बाद में वो बायलॉज में भी चेंज हुआ। देखिए, एक्ट में कोई बात चेंज होती है, परिवर्तन होता है, और आपके बायलॉज में नहीं होता है तो गलत हो जाएगा। तो जैसे ही एक्ट में चेंज हुआ तो बायलॉज में भी परिवर्तन हुआ। आज की तारीख में आप सहकारी अंकेक्षण से ऑडिट करेंगे। अंकेक्षण फीस का भुगतान, ये सारे प्रोसीजर्स कहाँ पे दिए हुए हैं। अच्छा, फिर उसमें एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ रहती है, जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स रहती हैं। फिक्स्ड एसेट्स यानी आपकी भवन, भूमि, विनियोग, इनको राइट ऑफ कैसे करना है, उसकी प्रक्रिया भी उसमें दी हुई है। पुराने जो आपका सामान हो जाता है ना, कबाड़ा हो गया, जो आपका डेड स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको बेचने की प्रक्रिया, पंजीयक से लेकर उसको बेचना, ये सारी चीज़ें आपकी उपविधियों में दी गई। कर्मचारियों की भर्ती, वो भी उसमें दिया रहता है। कहने का मतलब अब ये है कि जो हमारी मूल आत्मा थी, हमने उसको अभी तक देखा नहीं, लेकिन अब तो देख लिया। अब कल को कोई आपसे पूछे कि आपके बायलॉज क्या होते हैं, तो बायलॉज यानी हमारी संस्था कैसे चलेगी, उसके नियम बायलॉज हैं। और क्या है बायलॉज? उपविधियाँ कैसे हमारी संस्था चल रही है। तो आपकी संस्था चल रही है क्या है? तो एज ए मैनेजर बहुत आवश्यक है, कभी भी आपको समय मिले, 2 चीज़ें आपको, ये जो बैग दी गई है ना, ऐसी पहले भी किसी ट्रेनिंग में आपको बैग मिली होगी। नॉर्मली ऐसी बैग हम घर ले आके अपने बच्चों को बांट देते हैं ना, यहाँ से जाएंगे तो वो पीछे पड़ेंगे कि बड़ी अच्छी बैग मिली है और ले लेंगे आपसे। लेकिन ऐसी कोई एक दूसरी बैग आप खरीद के, उस बैग में कभी भी आप मीटिंग में कहीं पर भी जाएँ, संस्था की उपविधियाँ और संस्था की पिछली ऑडिटेड बैलेंस शीट
अभी जैसे 31 मार्च 2020 का ऑडिट आपका हो चुका है, वो आपके पास में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अभी मैं आपको अगली चीज़ जो बताऊंगा उसमें कुछ चीज़ें पूछूंगा तो फिर आपके पास बैलेंस शीट नहीं है, फिर आप बता नहीं पाएंगे। लेकिन जिसके पास में बैलेंस शीट है वो खोल के कम से कम उसको पढ़ के बता पाएगा। तो एक स्मार्ट मैनेजर क्या होगा? जो अपनी जानकारी इसमें रख के चले, है कि नहीं? दो चीज़ें तो रखना है, खत्म। ये दो चीज़ें रखने से क्या होगा? किसी मीटिंग में आप जाओगे, वहाँ पे प्रश्न हुआ, आपने बताया कि हमारी अंश पूंजी इतनी है, हमारे डिपॉजिट इतने हैं, हमारा ऋण वितरण इतना है। ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट में मिलेंगी। तो दो चीज़ें हर समय ध्यान रखिए। तो उस बैलेंस शीट में बहुत से पन्ने रहते हैं, उसमें से सिर्फ व्यापार पत्रक, लाभानी पत्रक और बैलेंस शीट, जिसको चिट्ठा कहते हैं अपन, है ना, ये तीन चीज़ें अपने पास में बैग में आप रखिए। तो आप देखिए कि आपकी वर्किंग स्टाइल में चेंज आएगा। हमको अपनी वर्क स्टाइल ही तो चेंज करना है, बाकी सब अच्छा करना है। आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जो कार्य कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तभी तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर चल रहा है। आज एपेक्स बैंक यहाँ बैठी हुई है, नाबार्ड यहाँ बैठा हुआ है, किसके भरोसे बैठा हुआ है? ये 4526 समितियाँ जो हैं उन्हीं के भरोसे बैठा हुआ है। आप अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाकर आप देखिए कि आप ऐसा ही आपकी समिति लाभ में लाने के लिए हमको क्या करना है, इस बारे में भी अब आपको सोचना है। क्योंकि अब हर एक समिति अपने आप में प्रॉफिट सेंटर बन चुकी है। ऋण वितरण का कार्य करिए, इसके अलावा और क्या आप कर सकते हैं? आप देखिए बीदर वगैरह में जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे लोगों ने इतने नए नए प्रयोग किए हैं। एक सोसाइटी मैनेजर क्या कर सकता है, उसका छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। एपेक्स बैंक के जो एमडी का केबिन है, एपेक्स बैंक देखिए आपने किसी बिल्डिंग में, न्यू मार्केट में 6 मंजिल बिल्डिंग है एपेक्स बैंक। तो एपेक्स बैंक के एमडी का जो केबिन है, उतना बड़ा और उससे अच्छा केबिन इधर की एक प्राइमरी सोसाइटी के मैनेजर का है। वो भी स्कॉर्पियो 2 गाड़ियाँ उसके पास भी है, वहाँ पर ऑफिशियल, प्राइवेट नहीं कर रहा। मतलब वो संस्था कितनी ज़्यादा प्रॉफिट में होगी और कितनी ज़्यादा बड़ी होगी। वहाँ की जो डीसीसी भी है उससे ज़्यादा डिपॉजिट उस बिदर की संस्था के पास में। तो कैसे करिश्मा होगा? मैंने नहीं तो और किसी के। तो नई सोच डेवलप करनी है। नई सोच डेवलप करने का मतलब होता है, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है अपने अंतर्गत जो स्टाफ है आपका, उसमें कॉन्फिडेंस का। आपके नीचे जो लोग कार्य कर रहे हैं, आपके ऊपर जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनके साथ में आपका सामंजस्य हो, ठीक है। उसके बाद में नई नई योजनाएं जो आती हैं उनको कैसे क्रियान्वित करना, उनको कैसे लागू करना, अपनी समिति में कैसे उसको लेके आए, ये सब जब आप चीज़ें देखेंगे तो ये आत्मनिर्भर भारत योजना, इस टाइप की योजना जितनी भी आती हैं उसको आप अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि कैसे एक व्यक्ति की छोटी सी सोच, एक व्यक्ति की छोटी सी सोच एक दूसरे व्यक्ति की जिंदगी को परिवर्तित कर देती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, फिर हम आगे बात करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उसकी सीढ़ियों के ऊपर एक भिखारी बैठा हुआ था, बच्चा एक बैठा हुआ था। वो बच्चा अंधा था। क्या था वो? ब्लाइंड। आवाज आ रही है मेरी? वो बच्चा अंधा था, ब्लाइंड था, और उसने क्या करके रखा हुआ था, एक चादर बिछा के रखी हुई थी, और उस चादर में अपनी एक टोपी रहती है, गोल टोपी ऐसे रखी हुई थी, और साथ में एक उसने प्लेट रखी हुई थी, पट्टी रखी हुई थी। देखना, इसमें से 6 पेन रखे, शायद एक पेन चल रहा है। ऐसे ही उसने अपने सामने पट्टी रखी हुई थी, उस पर उसने लिखा हुआ था, मैं अंधा हूं, कृपया मेरी मदद करें। मैं अंधा हूं, कृपया मेरी मदद करें। अब जितने भी लोग उस बिल्डिंग के आसपास से निकलते थे, ये तो अपना बैठा हुआ था,
उस बोर्ड को पढ़ते थे, मैं अंधा थोड़े पैसे डाले, किसी ने थोड़े पैसे डाले, किसी ने डाले, किसी ने नहीं डाले, चले जाते। एक दिन एक व्यक्ति वहां से निकला, उस व्यक्ति ने भी इसी बोर्ड को पढ़ा और उस बच्चे के पास में बैठा। वो व्यक्ति कौन था? आपके जैसा एक मैनेजर था। एक नई सोच जिसमें थी, जिसमें कुछ नए कर गुजरने की क्षमता थी, जिसकी सोच थी कि मैं किसी की मदद यदि करूंगा तो उसको कुछ फायदा होगा। उस व्यक्ति को कोई फायदा नहीं होना। उसने क्या किया, इसी बोर्ड की रिवर्स साइड में, यानी इसके पीछे की साइड में एक नई इबारत लिखी। ये जो बोर्ड है ना, इसको पलटा और उसके पीछे क्या लिखा? आज का दिन बहुत खूबसूरत और रंगीन है, लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता। क्या किया उसने? उसने उस बोर्ड के पीछे लिखा, आज का दिन बहुत खूबसूरत और रंगीन है, लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता। ये इबारत लिखी और इस बोर्ड को उल्टा करके ये सामने रख दिया और वहां से चला गया। अब क्या हुआ, दिन में जितने भी लोग वहां से निकलते थे, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, इस बोर्ड को जब पढ़ते थे तो उन्हें आत्मग्लानि होती थी। क्या आत्मग्लानि होती थी? देखो, हमारे पास तो दो आंखें भगवान ने दी हुई हैं, हम तो इस दुनिया की खूबसूरती देख पा रहे हैं, लेकिन ये बच्चा बेचारा नहीं देख पा रहा। रंग क्या होता है, हरा नीला पीला, इसको नहीं मालूम। आकाश क्या होता है, इसको नहीं मालूम। फूल पत्तियां क्या होती है। तो कोई अठन्नी जो डालता था ना, वो फिर 5 रुपए डालने लगे। एकदम से लोगों की सोच चेंज। पहले कोई आदमी 1 रुपया डालता था, उसने कब नहीं आया, 1 रुपया नहीं, 10 रुपये डाला। पहले कोई सीधे ही निकल जाता था तो उसने फिर 1 रुपया भी डाला। शाम को क्या हुआ, वो व्यक्ति वापस, जिसने बोर्ड चेंज किया था, इस बच्चे के पास में आके खड़ा हुआ तो उसने देखा कि वो जो कैप थी, जो टोपी थी, वो पैसे से पूरी भर गई थी। नोट और पैसे उसमें पड़े हुए थे, इवन बाहर तक निकल रहे थे उसमें। वो वहाँ जाके खड़ा हुआ तो बच्चे ने उसको बोला कि अंकल, आप वही व्यक्ति हो ना जिसने सुबह मेरे बोर्ड में कुछ चेंज किया? क्योंकि उस बच्चे को तो मालूम नहीं है कि इस बोर्ड में क्या चेंज हुआ है। आप वही हो जिसने मेरे बोर्ड में कुछ चेंज किया है। अब देखिए उसने कैसे पहचाना। जो अंधे लोग होते हैं, जिनकी दृष्टि नहीं होती है, उनको भगवान 2 प्रकार के गिफ्ट देता है। एक, उनमें सुनने की क्षमता हम लोगों से 50 गुना ज़्यादा रहती है। दूसरी, पदचाप जो होती है, फुट स्टेप्स, तो पदचाप से पहचान लेते हैं कि ये कौन व्यक्ति है। एक बार एक व्यक्ति उनके पास में आके बातचीत करके गया तो उसकी जो फुट स्टेप्स है वो उसके दिमाग में बैठ जाती है। तो इस व्यक्ति के पदचापों से भी उसने पहचान लिया कि ये वही व्यक्ति है जिसने सुबह यहाँ के आके बोर्ड में कुछ चेंज किया। उसने कहा, अंकल, आप वही व्यक्ति हैं जिसने कुछ चेंज किया है। आपने ऐसा क्या इस बोर्ड में लिखा कि आज मेरी जो टोपी वो पैसे से पूरी भर गई? रोज बमुश्किल थोड़े से मेरे पास पैसे आते थे, आज ऐसा क्या हुआ? तो उसने कहा, बेटा, जो तुमने बोर्ड के ऊपर लिखा था उसका सार भी वही है जो मैंने लिखा है। तुमने लिखा था, आई एम ब्लाइंड, प्लीज हेल्प मी, मैं अंधा हूँ, मेरी मदद करें। मैंने भी वही लिखा, टुडे इज अ वेरी ब्यूटीफुल डे बट आई कांट सी। आज का दिन बहुत खूबसूरत और रंगीन है, लेकिन मैं इसे देख नहीं। इससे आने जाने वालों को ये एहसास हुआ कि हमारे पास में कितनी बड़ी नेमत दी है भगवान ने। हम अपने आप को कोसते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास दूसरों के पास में कितना है। लेकिन जब इस बच्चे से उन लोगों ने अपने आप को कंपेयर किया तो उन्हें समझ में आया कि करोड़ों अरबों रुपए भी हमारे पास में हैं, और अगर आंखें नहीं है तो क्या है फिर आपके पास में? 2 लाख रुपए का ऐसा कोई बड़ा सा एप्पल का मोबाइल किसी के पास में, अगर उसकी आंखें नहीं है, क्या कर लेगा उस मोबाइल का? है कि नहीं? आंखें होना, उस
उस व्यक्ति ने उसको बता कि बेटा मैंने इतना सा चेंज किया इसमें, लोगों की भावनाओं को मैंने जगाया, इतना सा काम किया। उससे दो फायदे हुए। एक, लोगों को एहसास हुआ कि उनके पास क्या है। इसलिए ये कहा गया है कि सबसे पहले अपने जीवन को हमें एप्रिशिएट करना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास में है इस क्षण उसका हमको आनंद लेना चाहिए। लगातार हम उलझे रहते हैं उन चीज़ों में जो हमारे पास नहीं है। मेरे पास में 800 मारुति है। शाम को मैं घर गया, मेरी वाइफ ने प्लेट में से एक पेड़ा निकाल के मुझे दिया। भैया बहुत अच्छा पेड़ा है। भाई क्या बात है, क्या हो गया? उनने कहा पड़ोस में जो है उन्होंने एस क्रॉस ली है। पहले मैंने कहा था पेड़ा बहुत अच्छा है, बढ़िया दिख रहा था, मनोहर डेली का। जैसे ही मैंने सुना कि ये पड़ोसी ने एस क्रॉस ली है तो उस पेड़े का मैंने बनाया चूरा। बताइए कि नहीं बताइए कि नहीं, चूरा भले ही नहीं बनाओ लेकिन यहाँ पे तकलीफ होती है। उसने एस क्रॉस ली, इसमें उसका क्या दोष? और मेरा भी कोई दोष नहीं कि मेरे पास मारुति 800 है, लेकिन तकलीफ होती है। इसी तकलीफ को यदि हम इग्नोर करना सीख जाएं, फिर मैं समझता हूं अपने से अच्छा इंसान दुनिया कोई नहीं। क्योंकि हम ये नहीं देखते हैं कि मारुति 800 मेरे पास में है, इनके पास में एस क्रॉस है, लेकिन मेरे पीछे लाइन लगी हुई है जिनके पास में साइकिल भी नहीं है। अभी आप पलट के देखिए, आपके साथ में जो लोग पढ़ते थे, आपके साथ में जो बचपन में थे, हो सकता है उनमें से कुछ लोग बहुत अच्छे निकल गए हो, 4-4 ट्रैक्टर हो उनके पास में, 2-2 स्कॉर्पियो उनके पास में। लेकिन उसी के साथ में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बेचारे किसी ठेला लगा रहे होंगे कहीं पर, या किसी पिक्चर हॉल में गेट कीपर होंगे। है कि नहीं? ये हकीकत है। मेरे साथ ही कुछ लोग मैं देखता हूँ ऐसे ही। तो उन लोगों को देखकर हमें अपने जीवन को एप्रिशिएट करना चाहिए। ऊपर वाले का हमको धन्यवाद देना चाहिए कि आज जो कुछ भी हमारे पास में है वो बहुत कुछ है। अधिक की लालसा तो सबको होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ दो, जब जो कुछ है उसमें हमको जीना है, प्रयत्न तो करते रहें। लेकिन वो क्या रहा है साथियों, जितना कुछ भी हमारे पास में उसको हम उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, उसका उपभोग नहीं हम कर पा रहे हैं, और मरे जा रहे हैं उन चीज़ों की ओर जो हमारे पास नहीं है, और वो अंत कभी नहीं होगा। उन चीज़ों का अंत कभी नहीं, नेवर। तो यदि हम अपने परिवार के साथ में रह रहे हैं, माँ बाप हमारे साथ में, बच्चे हमारे साथ में, तो आप मान के चलिए इससे अच्छी स्थिति किसी की नहीं है। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान तो सबके पास में।